एक छोटी सी गांव में मनु नाम का आदमी रहता था। मनु बहुत ही आलसी था और उसकी यह आलस्य उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह कभी भी कोई काम ठीक से नहीं करता था और महीने में केवल 1 या 2 दिन ही मेहनत करता था। बाकी दिन वह अपनी झोली में खालीपन भरकर घर में पड़ा रहता था। एक दिन जब मनु अपनी बेकार जिंदगी के बारे में सोचते हुए बोर हो चुका था, उसने अपने मन में यह सवाल उठाया। इतने बड़े घर में मैं अकेला रहता हूँ। मेरे अकेले की वजह से ही मेरा मन अपने घर में नहीं लगता है। गांव के सभी लोग तो देखो कितने खुशहाल है, बस मैं ही हूँ एक जो फटे हाल जिंदगी जी रहा हूँ। पता नहीं कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। क्यों ना मैं भी शादी कर लूँ, फिर मेरी भी मौज होगी। अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं अपने पति पत्नी के साथ हंसी खुशी रहूँगा, अपनी ज़िंदगी बिता सकूँगा। मुझे अपनी शादी के बारे में अशोक चाचा को ज़रूर बात करनी चाहिए। उनके पास बहुत सारी लड़कियों के मांगे आते हैं, वो मेरे लिए कोई ना कोई ध्यान में रख के ही रखेंगे। फिर एक दिन मनु अपने चाचा के घर चला गया। उसका मन भारी था और वह अपनी जिंदगी की दिशा को लेकर बहुत उलझन में था। चाचा के पास पहुंचते ही उसने थोड़ी घबराहट और संकोच के साथ चाचा से कहा। मनु चाचा, अब अकेले रहते रहते मैं थक गया हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी शादी करवा दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर मैं भी अपनी ज़िंदगी आराम से बिता पाऊंगा चाचा। मनु बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुनना। जो लोग अपना घर बसाते हैं उन्हें मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। जीवन में सफलता और खुशहाली मेहनत से ही मिलती है। लेकिन अगर तुम मेहनत करना नहीं चाहते तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। चाचा, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं खूब मन लगाकर मेहनत करूँगा, दिन रात पैसे कमाऊँगा, पैसों की तो मैं बारिश कर दूंगा बारिश। आप बस मेरी शादी करवा दीजिए, जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए और मेरा इस घर संसार में मन लगा रहे। मनु, मैं जल्द ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बस तुम्हें मेहनत करना शुरू करना होगा। कोई अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी शादी करवा दूंगा। कुछ ही दिनों में अशोक चाचा ने मनु की शादी करवा दी। मनु अपनी नई पत्नी मोनिका को लेकर घर लौटा और जब मोनिका ने घर की हालत देखी तो वह चौंक गई और घबरा गई। घर का माहौल बहुत अस्त व्यस्त था, गंदगी और अव्यवस्था से भरा हुआ था। मोनिका का दिल दर्द और चिंता से भर गया। वह सोचने लगी, भगवान, यह घर है या कबाड़ खाना? क्या हाल बना रखा है घर। क्या हुआ मोनिका, मेरी डार्लिंग, तुम क्या सोच रही हो? आज से ये सड़ा हुआ घर तुम्हारा ही है। तुम्हें इस घर की अभी मरम्मत करनी होगी। तुम्हारी वजह से मेरा घर खुशहाल हो जाएगा। अब तुम आराम कर लो, तुम थक गई होगी। मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, ठीक है मोनिका? मोनिका ने बिना किसी शिकायत के पूरे घर की सफाई की। उसने एक एक कोने को चमकाया और घर को व्यवस्थित किया। खाना बनाना शुरू किया, मानो उसे यह सब एक नई उम्मीद के साथ करना हो। मनु ने यह सब देखा और उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। आज वर्षों बाद इतना स्वादिष्ट और पेट भर के खाना खाया है। अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, क्योंकि मोनिका हर रोज़ मेरे लिए ऐसा गर्मा गर्म खाना बनाया करेगी और मैं मस्ती से खाया करूँगा। मेरे तो अभी जल से पड़ गए हैं, जल से। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन मोनिका ने देखा कि उसका पति मनु सारा दिन घर में पड़ा रहता है, कहीं काम धंधा करने नहीं जाता। घर की सफाई और खाना बनाने के बाद भी वह वही आलसी रवैया अपनाए हुए था। मोनिका का दिल धीरे धीरे चिंता और असमंजस से भरने लगा। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इतनी मेहनत की है, लेकिन मनु अपनी आदतें नहीं बदल रहा है। एक दिन मोनिका ने खुद को संभालते हुए मनु से कहा, आप सारा दिन घर पर सोते रहते हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? आप कुछ करते क्यों नहीं हो? भगवान, थोड़े दिन पहले से ही मैं सोच रहा था कि मुझे अब काम की तलाश कर लेनी चाहिए। मैं ऐसे पड़े पड़े कब तक बैठा रहूँगा? मैं जल्दी से काम ढूंढ के काम काज शुरू कर दूंगा अपना। कब तक सोचते रहोगे? ऐसे सोचने से घर नहीं चलता है। काम धंधा करने से घर चलता है। अब केवल थोड़ा सा ही आटा बचा है, जिसे 2-4 दिन की ही रोटी बन सकती है। अगर तुम काम नहीं करोगे तो भूखा मरने की नौबत आ जाएगी। अरे भगवान, तुम चिंता मत करो। ईश्वर ने चाहा तो मैं जल्दी से जल्दी कोई काम तलाश कर लूँगा, फिर हमारा घर भी खुशहाल हो जाएगा। तुम टेंशन मत लिया करो प्राण प्रिया।
कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और घर का सारा राशन धीरे धीरे खत्म हो गया। मोनिका को यह देखकर बहुत परेशानी हुई क्योंकि घर में अब खाने पीने की चीजें कम हो गई थी। वह अपने पति को देखती रही जो हमेशा की तरह आलसी पड़ा रहता था और उसके मन में गहरी चिंता और असमंजस घर करने लगे। एक दिन जब उसने देखा कि घर में कुछ भी नहीं बचा है तो मोनिका ने हार मानने की बजाय मनु से कहा, अब घर में भोजन बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पकाऊं और क्या तुम्हें खिलाऊं। लगता है अब तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तुम परेशान मत हो मोनिका, मैं अभी घर के राशन का इंतजाम करके आता हूँ। देखना इतना ज़्यादा राशन लेके आओगा, तुम देखती रह जाओगी देखती। घर की यह हाथ देखकर मोनिका सोचने लगती, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया। यह आदमी तो एकदम निखट्टू है, इसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी। यह तो कुछ काम धंधा करना ही नहीं चाहता। कुछ ही देर में मनु सामान से भरे दो झोले लेकर अपने घर आता है। इतना सारा राशन का सामान देकर मोनिका अपने पति से बोलती है, आपके पास तो एक भी पैसे नहीं थे, तो फिर आप यह सामान कहाँ से लेकर आए। अरे भाग्यवान, देखो मोनिका, मैं यह सारा सामान अपने दोस्त सुअर से लेके आया हूँ। उसकी दुकान है ना, उधर से मैंने उधार पे कुछ सामान ले लिया है। मैं कोई काम नहीं करता हूँ, इसीलिए उसके पास से उधार ले आया हूँ। जब मैं काम पे लग जाऊंगा उसको उसके पैसे वापस लौटा दूंगा। तुम ही उधार लाए हो, किसी का उधार करना अच्छी बात नहीं है। तुम कुछ करते तो हो नहीं, फिर उधार कैसे चुकाओगे। अगर तुमने समय पर उधार नहीं चुकाया तो आज उधार देने वाले कल इज्जत खराब करेंगे। तब क्या होगा, तब की बात तब देखी जाएगी। मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ, मेरे जैसा बुद्धिमान तो इस पूरे गांव में कोई नहीं है। मैं हर चीज़ का मुआवजा पहले से ही कर लेता हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैंने इसका भी इंतजाम करके ही रखा है, तुम बस खाना बनाओ खाना। समय के साथ मनु ने यह आदत बना ली थी कि जब भी घर का राशन खत्म होता तो वह किसी से पैसे उधार लेकर सामान ले आता। शुरुआत में मोनिका को यह थोड़ा सा समझ में आता था, लेकिन धीरे धीरे यह समस्या बढ़ने लगी। हर महीने उधारी का बोझ बढ़ने लगा और अब मनु के पास पैसे नहीं थे। पत्नी के जाने के बाद मनु की जिंदगी फिर से वैसी ही हो गई जैसी पहले थी। घर में हर चीज अस्त व्यस्त थी, राशन खत्म हो गया था और वह फिर से अपनी आलसी आदतों में खो गया। मोनिका के बिना घर में खालीपन और अकेलापन बढ़ गया था और मनु को एहसास हुआ कि वह अब तक कितना गलत कर रहा था। एक दिन जब मनु बैठा सोच रहा था, जब से मोनिका मेरी पत्नी ओहो अपने माँ के घर चली गई है, तब से मेरी हालत पहले के जैसी फटे हाल हो गई है। ना तो घर में कुछ खाने को है, ना ही अब कोई उधार देता है। कर्ज वालों की तो सुबह शाम लाइनें लगी रहती है, लाइनें। मोनिका सही कहती थी, उधार वालों के पैसे अब मैं कहाँ से लौटाऊंगा। ये तो साले मेरे पीछे ही पड़ चुके हैं, इनसे पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। एक काम करता हूँ, मैं भी मोनिका के यहाँ अपने ससुराल चला जाता हूँ। एक दो महीने का पूरा साल रुक के आऊँगा। खूब खा पी कर मौज करूँगा अपने ससुराल में। कर्ज वाले शायद मुझे भूल भी जाएंगे। इस तरह से कर्ज वालों से मेरा पीछा भी छूट जाएगा। ये अच्छा तरीका है ना। यहाँ पर रहूँगा ही नहीं तो कर्ज मारने वाले आएंगे कहाँ। इससे मेरा भी फायदा हो जाएगा और फिर से कर लूँगा, फिर से ऐसा करूँगा, मजा आ जाएगा। अगले ही दिन मनु ने ससुराल की ओर चलने का निर्णय लिया। उसकी आंखों में पछतावा था और दिल में मोनिका से माफी मांगने की एक गहरी इच्छा। हालांकि रास्ता लंबा और कठिन था। वह बिना किसी सवारी के पैदल ही चल पड़ा। धीरे धीरे उसकी थकान बढ़ने लगी, उसके पैरों में जलन और दर्द हो रहा था और हर कदम उसके लिए और भी भारी हो गया। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, वरना अपने ससुराल पहुँचते पहुँचते कहीं मैं भी भगवान के घर न चला जाऊँ, मर भी सकता हूँ। खा पी इतने दिनों से मैंने खाया भी तो नहीं है कुछ। फिर मनु अपनी थकान को नजरअंदाज करते हुए कुछ देर के लिए उस पेड़ के नीचे लेट गया। उसके शरीर में इतनी थकावट थी कि वह कुछ ही समय में सो गया। उसकी आंखों में भारीपन था और उसका शरीर हद से टूट चुका था, लेकिन उसके दिल में मोनिका से मिलने और उसे माफ करने की इच्छा थी।
यही सोचते हुए उसने कुछ देर के लिए आंखें बंद की। कोई सवारी भी तो नहीं है जिस पर बैठकर मैं अपने ससुराल हवा की गति से जा सकूं, जिससे मुझे थकान भी ना हो। तभी अचानक मनु की नजर दूर एक घोड़े पर पड़ी। यह घोड़ा सुंदर और ताकतवर लग रहा था और उसकी उपस्थिति जैसे मनु के लिए किसी आसमान से उतरी मदद की तरह थी। उसकी सारी थकान, दर्द और निराशा पल भर में जैसे मनु खुशी से झूम उठा और उसने खुद से कहा, अरे वाह, कितना खूबसूरत मनमोहक घोड़ा है। इससे बेहतर सवारी मेरे लिए और क्या हो सकती है। भगवान, आपने तो मेरी बात सुन ली, लेकिन यह घोड़ा है किसका? इसका मालिक तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, नजर ही नहीं आ रहा है। यह अपने मालिक की नज़र से बचकर भाग आया होगा। वाह ऊपर वाले वाह, आज तो मजा ही आ गया। इस घोड़े की सवारी करके मैं फटाफट अपने ससुराल मोनिका के पास पहुंच जाऊंगा। फिर मनु उस घोड़े के पास जाकर उसके पीठ पर बैठ गया। अरे वाह, यह घोड़ा तो बहुत सीधा साधा भोला मासूम दिखाई पड़ता है। मुझे अपनी पीठ पर कितनी आसानी से बैठा लिया। अब तो मुझे अपने ससुराल पहुंचने में कम से कम वक्त लगेगा। बहुत जल्दी मैं अपने ससुराल पहुंच जाऊंगा। मनु के कहते ही घोड़ा अचानक चल पड़ा और उसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई कि मनु को कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो वह घोड़े की पीठ पर बैठकर खुश था, लेकिन अब घोड़े की तेज दौड़ ने उसे एकदम हैरान और परेशान कर दिया। अचानक एक मोड़ पर घोड़ा बहुत तेजी से मुड़ा और मनु घोड़े की पीठ से नीचे गिर पड़ा। वह जमीन पर गिरते हुए जोर से चिल्लाया, हाय, मार डाला इस कमबख्त घोड़े ने तो। मैं तो इसको बड़ा मासूम समझ रहा था, सीधा समझ रहा था, लेकिन यह तो एक नंबर का खूंखार बदमाश निकला। आज मैं इस घोड़े को ऐसी मरम्मत करूँगा कि यह जिंदगी भर याद रखेगा। इसका पाला मनु नाम से एक आलसी से पड़ा था। आज तो मैं इसकी खैर नहीं रहूँगा। अभी रुक, तुझे मैं मजा चखाता हूँ, घोड़े कहीं के। मनु ने गुस्से में आकर घोड़े को पेड़ से बांध दिया और फिर उसे जोर से पीटने लगा। उसका दिल गुस्से और से भरा हुआ था और वह महसूस कर रहा था कि वह घोड़े को दोषी ठहरा सकता है। उसकी आंखों में क्रोध था और वह बड़बड़ाते हुए कह रहा था, कहीं इस घोड़े का मालिक मुझे इस घोड़े को पिटते हुआ ना देख ले, वरना मालिक और घोड़ा पलटवार मुझ पे ही करेंगे, मुझे मार मार के सुझा देंगे, मेरी खैर ही नहीं रहेगी। फिर मैं मोनिका के पास जाऊंगा कैसे? मनु उस घोड़े को पेड़ से बांधकर अपने ससुराल की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे दामाद जी, आप तो मुझे बिल्कुल चौंका ही दिया। मैं अभी मोनिका से आपके बारे में ही बात कर रहा था। आपकी उम्र तो बहुत लंबी है और आप तो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। बताइए, सब ठीक ठाक है ना? हाँ सासू माँ, सब ठीक है। मुझे तो क्या होगा, बस आपकी याद आ रही थी, इसलिए आपके दर्शन करने के लिए आ गया। आपको देखे हुए कितने दिन बीत गए थे, इसलिए आप सबको मिलने की इच्छा हो गई थी। पास खड़ी मोनिका ने मनु को देखा। वह समझ चुकी थी कि मनु अब भी पूरी सच्चाई नहीं कह रहा है। मनु तो मुझे लेने आया है। अरे मोनिका, तुम खरी खरी क्या सोच रही हो? बेटा, जाओ और दामाद जी के लिए पानी वानी लेकर आओ, उन्हें आराम चाहिए। जल्दी करो, ध्यान रखो। मनु के लिए पानी लेने चली जाती है। दामाद जी, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। फिर मोनिका मुझसे कहती है, कैसे हैं जी आप? अरे भाग्यवान मोनिका, मैं तो मौज में हूँ, मुझे तो क्या होगा, मैं जरा जल से चल रहे हैं, जल से। तुम बताओ, तुम कैसी हो प्राण प्रिय? जी, मैं भी ठीक हूँ। आप तो दूर से चलकर आए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ ताकि आप आराम से खा सके। कुछ ही देर में मोनिका मनु के लिए मिठाई ले आती है और मिठाइयों की थाली देकर मनु अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम मिठाई क्यों लाई? मिठाई खा खा कर तो मेरा जी मन सब कुछ भर गया है। पेट तो जैसे फट जाएगा। अब तो मेरे मिठाई को देखने का मन भी नहीं करता है। इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ मैं खा लेता हूँ। मुझे तो मिठाइयाँ अब पसंद ही नहीं आती है। मनु की यह बात सुनकर मोनिका सोचने लगी, लगता है अब इनका काम धंधा अच्छा चल रहा है, तभी तो ये मिठाइयाँ खाने से मना कर रहे हैं, वरना ये तो पहले बहुत मिठाई खाते थे। लगता है अब कुछ बदल गया है। अरे भाग्यवान मोनिका, यहाँ सोच रही हो
लाओ ये मुझे दे दो मिठाइयाँ सारी। अब तुम मेरे लिए इतनी प्यार से मिठाई लाई हो तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ, इसीलिए थोड़ी बहुत चख लेता हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तुम जल्दी से खाने का इंतजाम करो। मोनिका मनु के लिए खाना बना चली और घर में शांति छा जाती है। मनु कुछ देर के लिए आराम करता है, लेकिन अचानक घर के बाहर शोर मचने लगता है। घर से बाहर आकर लोगों से पूछता है, अरे भैया इतना शोर क्यों मचा रखा है? पता नहीं है किसी के घर पे मेहमान आते हैं, जो जरा शांति रखो। क्या बात हो गई जो इतना चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हो? मुझे भी तो बताओ क्या हो गया तुम्हारे साथ? दामाद जी, इस आदमी का घोड़ा कहीं भाग गया है। पूरे 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक इसका घोड़ा नहीं मिला है। अब तो परेशान होकर ये आदमी बस इंतजार ही कर रहा है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही। अपने सासू की बात सुनकर मनु सोचने लगा। अरे वो इस आदमी का ही तो घोड़ा नहीं होगा ना शायद, जिसे मैं उस पेड़ के साथ बांध के आ गया था। अब इसे पता चल गया तो मुझे इधर ही इधर ठोक देगा ये। मुझे जल्दी से कोई आइडिया सोचना होगा जिससे मैं भी इससे मुक्त हो जाऊं और इस आदमी को उसका घोड़ा भी मिल जाए। पता नहीं इस वक्त मेरा घोड़ा कहाँ होगा। मैं उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह रखता था, हर दिन उसकी देखभाल करता था। अब उसकी यादें बहुत तड़पा रही हैं, दिल बहुत दुखी है। कहीं वो सुरक्षित तो होगा। आप घबराइए मत, आपका घोड़ा बहुत ही जल्द मिल जाएगा। आप मुझे जरा अपना हाथ दीजिए, मैं पता लगा कि आपका घोड़ा है किधर। फिर वह आदमी मनु को अपना हाथ दिखाने लगता है। देखते ही मनु बोला, तुम्हारा घोड़ा किसी पड़ोस के गांव में बाहर वाले जंगल में एक पेड़ के साथ बंधा हुआ है। तुम जल्दी से उसके पास चले जाओ। लेकिन दामाद जी, आप इसका हाथ देकर इतने विश्वास से कैसे बता सकते हो कि घोड़ा बाहर वाले जंगल में पेड़ से बंधा है? यह तो एकदम अजीब सा लग रहा है। क्या आप सच में इतना भरोसा कर रहे हो? वह सब तो मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। आप पहले जल्दी से जल्दी अपने घोड़े के पास चले जाइए, वरना ऐसा ना हो आपसे पहले कोई और उस घोड़े के पास चला जाए और घोड़े को अपना बना ले। आप जल्दी जाकर उस घोड़े को खोलकर अपने साथ फिर से गांव में ले जाइए और गांव भर की यात्रा फिर से शुरू कर दीजिए। जल्दी जाइए जल्दी। वह आदमी जल्दी से गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तलाश करने के बाद उसे घोड़ा एक पेड़ से बंधा हुआ मिल जाता है, जैसे कि मनु ने बताया था। उसकी आंखों में राहत और उत्साह का मिश्रण था, जैसे एक बड़ा भार हल्का हो गया हो। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी और दिल में एक गहरी तसल्ली की भावना थी। फिर वह आदमी अपने घोड़े को लेकर गांव की ओर चल पड़ता है और घोड़े से कहने लगता है, अरे मेरे प्यारे घोड़े, मैंने तुझे कहाँ कहाँ तलाश नहीं किया, हर जगह ढूंढा, लेकिन तू मुझे कहीं नहीं मिला। अगर मोनिका का पति मुझे नहीं बताता तो शायद तू मुझे कभी मिल ही नहीं पाता। वो आदमी घोड़े को लेकर घर आ गया और खुशी खुशी गांव वालों से कहने लगा, अरे भाइयों, मोनिका का पति तो बहुत ही बड़ा अंतर्यामी है। उसने मेरा हाथ देखने मात्र से ही मेरे घोड़े का पता बता दिया। उसकी यह खासियत देखकर मैं तो हैरान रह गया। अगर तुम्हारी भी कोई परेशानी हो या कोई चीज खो गई हो तो तुम मोनिका के पति को अपना हाथ दिखाकर उसके बारे में पता कर सकते हो। वह तो सच में हर बात जान लेता है। यह बात सुनकर सभी गांव वाले मनु की प्रशंसा करने लगे और मोनिका भी अपने पति की प्रशंसा होते। वह गर्व से मुस्कुराई और मनु के साथ अपनी जिंदगी के इस सुनहरे पल को महसूस कर रही थी। एक दिन रात के समय मनु को अचानक बेचैनी सी महसूस होने लगी। वह बेचैन होकर घर से बाहर आ गया और फिर धीरे धीरे घूमते घूमते वह जंगल की ओर बढ़ने लगा। जंगल की घनी शांति और अंधेरे में एक अजीब सा डर समा गया था। तभी अचानक उसका सामना एक चोर से हो गया। मनु को देखकर वह थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर चोर एक कड़ी आवाज में मनु से पूछा, कौन है तू और इतनी रात में जंगल में क्या कर रहे हो? ये तो बिल्कुल अजीब है। इतनी अंधेरे में क्या तुम किसी परेशानी में हो? मनु बहुत ज्यादा डर गया। वह डर के मारे सोचने लगा, अगर मैंने इन चोरों को सच नहीं बताया तो ये चोर मुझे मार डालेंगे। इधर ही इधर मेरा गला काट के सच में किधर भी फेंक सकते हैं। इनसे झूठ बोल देता हूँ कि मैं भी इन्हीं की तरह चोर हूँ, मैं इधर चोरी करने के लिए आया हूँ। हाँ, यही आइडिया सही रहेगा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैं तो हैरान हूँ, इतनी जोर से बोला था फिर भी तुमने ध्यान नहीं दिया। क्या तुम ठीक से सुन नहीं पा रहे हो? अरे भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह ही एक चोर हूँ।
मैं भी चोरी करने के लिए ही इस गांव में आया था, पर इस गांव में तो कुछ मिला ही नहीं। आज कहीं भी चोरी ही नहीं कर पाया, इसलिए थक हार के अपने घर जा रहा हूँ। तुम लोग भी चलो घर, इस गांव में कुछ नहीं रखा है चोरी करने जैसा। अच्छा, तो तुम भी हमारी तरह एक चोर ही हो। अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चोरी करोगे तो खूब मौज करोगे। बेचारा मनु सोचते सोचते भी उलझन में था कि अब क्या करे। उसे अपनी स्थिति पर इतना दुख हो रहा था कि वह कुछ कर नहीं पा रहा था। उसका मन और शरीर दोनों ही थक गए थे और उसकी नन्ही सी उम्मीद भी अब टूट चुकी थी। ना चाहते हुए भी डर और घबराहट के मारे उसे चोरों के साथ चलने को मजबूर होना पड़ा। चोर ने उसकी निस्तेज स्थिति को देख अपनी गहरी और डरावनी आवाज में कहा, देखो, आज से तुम हमारे साथ ही हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, हम जिस घर में भी चोरी करने जाएंगे उस घर से हमें केवल वही सामान चुराना है जो कीमती हो, और अपनी कोई भी ऐसी चीज वहां नहीं छोड़ना जिससे हम पकड़े जाएं। ठीक है भाई, मैं समझ गया। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। आज से तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर। तुम चोरों के सरदार बन जाओ मेरे लिए, फिर देखना तुम्हारे साथ मैं थोड़ी चोरी करना भी सीख लूँगा। फिर वह सब एक सुनसान घर में चोरी करने के लिए घुस गए। चोरों ने चुपचाप सामान चुराना शुरू किया। उनकी हरकतें इतनी शातिर और धैर्य से भरी हुई थीं कि मनु का डर और भी बढ़ गया। तभी मनु की नजर एक पीतल की परात पर पड़ी जो एक कोने में रखी हुई थी। अरे वाह, कितनी बड़ी सोने की परात है। इस घर में सबसे ज़्यादा मूल्यवान वस्तु तो अगर यही है, तो अगर मैंने इस परात को उठा ली तो चोरों का सरदार मुझसे बहुत खुश हो जाएगा। मेरी वाहवाही हो जाएगी चोरों के अंदर। मैं चोरों का नया सरदार बन भी सकता हूँ, इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। फिर मनु ने वह परात उठा ली। अरे ये परात तो बहुत भारी है, इसकी तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। एक बार इस परात को बचा कर देखता हूँ, शायद माल अच्छा भी हो या नहीं हो, नकली भी परात हो सकती है, इसलिए इसको चेक करना भी तो जरूरी होता है ना। जैसे ही मनु ने वह पीतल की परात बजाई, उसकी गूंज पूरे घर में फैल गई। अचानक घर के सभी लोग जाग गए। मनु का दिल एक झटके से रुक सा गया, जैसे उसे अपनी सारी हरकतों का एहसास हो गया हो। चोरों ने भी घबराकर इधर उधर देखा और मनु को वह परात छोड़ने के लिए फुसलाने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी घर के लोग तेजी से दौड़ते हुए आए और मनु तथा चोरों को पकड़कर राजा के पास ले गए। क्यों भाई, तुम परात क्यों बजा रहे थे? परात बजने की वजह से तुम सभी पकड़े गए। महाराज महाराज, मैं चोर नहीं हूँ, मैं आपको कब से बता रहा हूँ। मैं तो एक सीधा साधा आलसी एक शरीफ इंसान हूँ। मैंने तो इन चोरों को पकड़वाने के लिए ही ये परात बजाई थी। मैं भला ये परात क्यों बजाऊंगा? मैं चोरी करने गया होता तो परात क्यों बजाता, शांति से निकल लेता ना। आप जरा सोचिए महाराज, सोचिए, मैं चोर नहीं हूँ। राजा ने मनु की बात पर विश्वास कर लिया। भला ये आदमी चोरों का साथी होते हुए भी परात क्यों बजाएगा? अवश्य ही इसने चोरों को पकड़वाने के लिए ही परात बजाई होगी। फिर राजा मनु से बोला, शाबाश नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुमने बड़ी ही चतुराई से इन चोरों को पकड़वाया। इस खुशी में तुम्हें 20 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाते हैं। यह समर्पण और बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा इनाम था। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी आज्ञा हो तो अब मैं घर जाने की इजाज़त लेना चाहूँगा। घर पे सासू माँ और मेरी भाग्यवान सब मेरी राह देख रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे अभी तक मैं आया क्यों नहीं, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए महाराज। फिर मनु 20 सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाता है। जब मनु अपने सासू को 20 सोने के सिक्के दिखाता है, उसकी सासू ने फिर कहा, अरे दामाद जी, इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? यह तो बिल्कुल चौंका देने वाली बात। इतनी सारी संपत्ति अचानक कैसे आ गई? कुछ तो बताइए। सासू माँ, ये सोने के सिक्के मुझे महाराज ने दिए हैं। महाराज ने, क्योंकि मैंने गांव में आए हुए चोरों को पकड़वा दिया था ना, इसलिए महाराज ने प्रसन्न होकर बहुत ही खुश होकर मुझे 20 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए हैं। 20 सोने के सिक्के। अब देखना, मैं और भी पैसे वाला बनता जाऊँगा धीमे धीमे। आप सब भी मेरे साथ देना, तो आप सब भी मेरे साथ पैसे वाले हो जाओगे। दामाद जी, हम लोग तो रात से आपको तलाश कर रहे थे। हमने तो समझा था कि दे बगैर बताए अपने गांव चले गए होंगे, लेकिन आपने तो बड़ी ही बहादुरी का काम किया। उन चोरों को पकड़वाकर सबका दिल जीत लिया है।
सच में आप तो हीरो निकले। गांव में मनु की होशियारी की चर्चा जोर शोर से फैलने लगी। लोग उसकी बहादुरी और चतुराई की सराहना करने लगे, यह कहकर कि मोनिका का पति बहुत ही होशियार है, जिसने चोरों को पकड़वाकर पूरे गांव की इज्जत बचाई। हर किसी की जुबान पर उसकी तारीफ की। मनु को देखकर गांव वाले खुश थे और उसकी कड़ी मेहनत और बहादुरी को देखकर गर्व महसूस कर रहे थे। मोनिका अपने घर में अकेली बैठी थी और इन सारी बातों को सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसके मन में गर्व और प्यार का एक तूफान सा उमड़ने लगा। वह सोचने लगी, मेरी तो मति मारी गई थी, जो इनके बारे में ना जाने क्या क्या सोचती छ। सोचा था कि एक नंबर के निखट्टू है, सारा दिन घर में पड़े रहते हैं, लेकिन अब तो समझ में आया ये तो बहुत ही समझदार और होशियार है। आज के बाद मैं इनके बारे में कभी गलत नहीं सोचूंगी। सच में बहुत कुछ सीखा इनसे। गांव के बहुत से लोग मनु से मिलने आने लगे। आपने तो कमाल कर दिया, हम सब हैरान हैं, लेकिन हमें भी तो बताइए, आपने उसे पकड़ा कैसे? अरे भाई, यह सब तो मेरी ज्योतिषी विद्या का कमाल है। मुझे तो एक दिन पहले से ही पता चल जाता है कि गांव में किधर क्या होने वाला है। इसीलिए तो गांव में चोरी वाले दिन मुझे सब पता चल गया था। इसीलिए मैं उन चोरों को रंगे हाथ पकड़वा कर राजा जी के पास ले गया। यही तो मेरा कमाल है। सब लोग अभी मेरे दीवाने हो जाएंगे, देखना तुम। एक दिन अचानक राजा का हार चोरी हो गया। राजा के आदेश पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं मिला। लोग भटकते रहे, लेकिन हार का कोई पता नहीं चला। राजा घबराए हुए मंत्री से बोले, मंत्री, चोर का कुछ पता चला कि नहीं? मंत्री महाराज, अभी तक उस चोर का पता नहीं चला, लेकिन महाराज, हमारे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसे हर चीज का ज्ञान है। वह जरूर हार के बारे में कुछ बता सकता है। कौन है वह आदमी जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चल सका? मंत्री, जाओ, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मनु को हमारे पास लेकर आओ। फिर मंत्री मनु को पकड़कर राजा के पास ले आया। राजा ने मनु को देखकर गंभीर स्वर में कहा, तुम बहुत बड़े ज्योतिषी हो, तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। हाँ महाराज, मैं थोड़ी बहुत ज्योतिषी विद्या जानता हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया महाराज? आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? आप हुक्म कीजिए महाराज। मनु, तुम वाकई आला सोच वाले आदमी हो। जो लोग अक्लमंद होते हैं वे कभी अपनी सलाहियत की तारीफ नहीं करते। अब तुम मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मेरा हार कोई चुरा कर ले गया है। तुम्हें हर चीज का ज्ञान है। अब तुम हमें बताओ, हार कौन चुरा कर ले गया है? तुम्हारे पास कल तक का समय है। कल तक हार मिल जाना चाहिए, कल तक हार मिल जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। जो हुकुम महाराज, मैं कल तक आपका हार जरूर ढूंढ के ले आऊँगा। आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, कल में हार आपके पास ही होगा। मेरी ज्योतिषी विद्या ही इतनी ताकतवर है, मैं किसी भी चीज़ का पता लगा सकता हूँ। आप बेफिक्र होकर सो जाए ना महाराज, कल आपके सामने हार ही होगा। हार अगर नहीं मिला तो मेरा सर काट के नदी में फेंक दीजिएगा। इतना कहकर मनु अपने घर चला गया। रास्ते भर उसका मन उलझा हुआ था और उसके कदम भारी थे। वह सोच रहा था, अब क्या होगा मनु? मैं हार कहाँ से तलाश करूँ? अगर मैंने कल तक महाराज को हार नहीं दिया तो वो मेरा गला काट के नदी में फेंक सकते हैं या मुझे सूली पर गांव वालों के सामने लटका देंगे। मैं तो बहुत ही जोश में आकर झूठ पे झूठ बोलता ही चला गया। मेरे झूठ बोलने की सज़ा मुझे अब मिल रही है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। इस मुसीबत की घड़ी से मुझे बाहर निकालिए। कोई अच्छा सा उपाय भी तो बताइए भगवान, वरना कल राजा मुझे ही सूली पे लटका के आपके पास पहुंचा देगा महाराज। मनु यही सोच ही रहा था कि अचानक उसकी पत्नी मोनिका उसके पास आ जाती है। मोनिका ने धीरे से कहा, क्या हुआ जी? आप इतनी उदास क्यों हो गए? और ये क्या, आपको महाराज ने क्यों बुलाया था? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? महाराज को मुझसे बहुत ही जरूरी सिलसिले पे बातचीत करनी थी, इसीलिए उन्होंने मुझे खास बुलाया था। अच्छा मोनिका, तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। आज पूरा दिन बहुत आके मैं थक चुका हूँ, इसीलिए मैं थोड़ी देर सो के फिर बाद में तुम्हारे पास आता हूँ। तुम भी सो जाओ, जरा जाओ। फिर मनु घर के बाहर चारपाई पर लेट गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी निराशा और डर था। पूरी रात उसकी आंखों में एक औसो दूर थी, क्योंकि उसके मन में लगातार एक ही विचार दौड़ रहा था, तो राजा मार डालेगा,
उसके भीतर एक गहरी बेचैनी थी, जैसे वह किसी बड़े तूफान के बीच खड़ा हो। वह चुपचाप चारपाई पर बैठ गया और अपने आप से ही बड़बड़ाने लगा। अरे निंदिया, तू आ क्यों नहीं रही है निंदिया? सुबह राजा गर्दन काटेंगे तब आएगी क्या? इससे पहले राजा हमारी गर्दन उड़ा दे। तू आ जाना, मैं तेरी कब से राह देख रहा हूँ निंदिया। नींद, तुम जल्दी आ जाओ। सुबह तो राजा मेरी गर्दन काट ही देंगे, फिर आओगे क्या? फिर क्या आके करोगे? हाँ, गर्दन तो कट चुकी होगी, इसलिए जल्दी आ जा। लेकिन मनु की बात उसके पड़ोस में रहने वाली औरत सुन लेती है। महिमा राजमहल में काम करती थी और वही हार चुरा कर लाई थी। उसने मनु की आवाज सुनी और जैसे ही उसने हार के बारे में सुना, उसके चेहरे पर घबराहट और डर की लहर दौड़ गई। मनु के मुंह से यह बात सुनकर वह औरत डर जाती है। 11 मनु ज्योतिषी को अब मेरे बारे में पता चल गया है और वह राजा को सब कुछ बता देगा। दिल में डर और घबराहट का माहौल है। फिर राजा मुझे और मेरे पति को मार देगा। फिर वह औरत मनु के पास पहुंच जाती है और मनु से कहती है, अरे मुझे माफ कर दो ज्योतिषी, हाँ मैंने चुराया है। महाराज मुझे और मेरे पति को मार देंगे, मुझे कैसे भी बचा लो। मैं सच में लालच में आ गई थी, अब पछतावा हो रहा है, मेरी जान खतरे में है, कृपया मदद करो। ठीक है, मैं राजा को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। जाओ, वो हार जल्दी से फटाफट मुझे ले आ कर दे दो, फिर मैं सोचता हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। वैसे तो मैं तुम्हें भी छोड़ ही दूंगा ना, क्योंकि तुम मेरी मदद जो कर रहे हो हार राजा को देने में। जाओ जल्दी से हार लेके आओ, वरना इधर राजा को कहकर सिपाहियों के साथ तुम्हें पकड़वा दूंगा। जल्दी करो, जाओ, चोरनी कहीं की। फिर महिमा, जो पहले डर और घबराहट में डूबे हुए थी, अंततः चुपके से चोरी किया हुआ हार मनु को लाकर दे देती है। अगली सुबह मनु हार लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। उसकी चाल में अब आत्मविश्वास था, लेकिन दिल में एक गहरी घबराहट भी थी। वह धीरे धीरे राजा के सामने खड़ा हुआ और उसने हार राजा को सौंप दिया। हार देखकर महाराज बहुत खुश होते हैं और वह मनु से कहते हैं, मनु ज्योतिषी, तुम्हारा जवाब नहीं, वाकई हर चीज का ज्ञान है तुम्हें। तुम्हारी समझ और बुद्धिमत्ता ने हमें हैरान कर दिया है। हम तुमसे बहुत खुश हैं और इस खुशी और सम्मान के प्रतीक के तौर पर हम तुम्हें 100 सोने के सिक्के देना चाहते हैं। फिर राजा ने मनु को 100 सोने के सिक्के देकर सम्मान के साथ विदा कर दिया।